Good morning, students. In today's class, we are continuing the topic which name is Principles of Management. In last class, we have discussed about principles of Henry Fayol, like principle of division of work, principle of authority and responsibility, principle of discipline, and principle of unity of command. And हेनरी फ्योल के कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ा था हमने, ठीक है। तो बेसिक जो प्रिंसिपल्स की थ्योरीज थी, जो डेफिनेशंस गिवन थी, वो हमने क्लियर कर ली थी। बट अगेन आई एम रिप्लाइंग कि मैं बता रहा हूँ कि आपको कि ये जो टॉपिक है ये आपको क्लियर करने ही करने हैं, क्योंकि जो 1 मार्क्स से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इस चैप्टर से वो यहीं से पुट अप किए जाते हैं, ठीक है। सो थ्योरी की डेफिनेशन, प्रिंसिपल की डेफिनेशन ये आपको प्रिपेयर करनी है, ठीक है। नाउ आई एम कंटिन्यूइंग द टॉपिक। आज हम टॉपिक कंटिन्यू कर रहे हैं, क्योंकि हेनरी फ्योल के कितने प्रिंसिपल बताए थे हमने? 14 प्रिंसिपल्स बताए थे, जिसमें से 4 प्रिंसिपल कल की क्लास में हमने कंप्लीट कर लिए थे। आज की क्लास में जो टॉपिक हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो है नेक्स्ट, इसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ डायरेक्शन मीन्स कि जो एम्प्लॉइज सेम कैटेगरी के होते हैं या जिनके पास सेम टास्क होती है या एक ग्रुप से रिलेटेड होते हैं, उनके डायरेक्शन में यूनिटी होनी चाहिए। दैट मीन्स कि वहां एक लीडर ऐसा होना चाहिए जो सबके ग्रुप एफर्ट्स को एक साथ लेकर जा सके एक सिंगल डायरेक्शन में, और वो सिंगल डायरेक्शन होगी ऑर्गेनाइजेशन के कॉमन ऑब्जेक्टिव। इज इट क्लियर? देखो सिंपल सी बात है कि हम जो करने वाले, क्या होता है कि एम्प्लॉय जो है वो पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने के लिए उसके पीछे जाने स्टार्ट करता है, उसी के अकॉर्डिंग अपनी प्लानिंग करता है, उसी के अकॉर्डिंग अपने वर्क को अरेंज करता है। बट अगर वो केवल अपने पर्सनल ऑब्जेक्टिव पूरा करेगा तो फिर जो ग्रुप है उसके गोल अचीव नहीं हो पाएंगे। इसीलिए इस प्रिंसिपल की इंपॉर्टेंस ये है कि पूरे ग्रुप को जब सिंगल डायरेक्शन में लेकर जाएंगे तो उसी को हम कहेंगे प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। दैट मीन्स कॉमन ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इज इट क्लियर? अब क्वेश्चन ये आ जाता है कि सर व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन यूनिटी ऑफ डायरेक्शन एंड यूनिटी ऑफ कमांड। देखो यूनिटी ऑफ कमांड जो है वहां एट अ टाइम एक बार में एक एम्प्लॉय को एक ही पर्सन ऑर्डर देगा, जिससे कि कंफ्यूजन नहीं हो, मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं हो, तो वो होगा हमारा प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड। ना अब जो हम बात कर रहे हैं यूनिटी ऑफ डायरेक्शन की, वो हम बात कर रहे हैं एक पूरे ग्रुप की, लाइक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में वो सारे एम्प्लॉय शामिल होंगे जो कि प्रोडक्शन से रिलेटेड वर्क करेंगे, ठीक है। इनका जो हेड होगा मैनेजर, वो पर्सन कहलाएगा लीडर ऑफ द ग्रुप, ठीक है। तो जब वो लीडर या वो मैनेजर जब पूरे ग्रुप को, पूरे प्रोडक्शन ग्रुप को एक सिंगल डायरेक्शन में लेकर जाएगा तो हम उसी को कहेंगे प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, ठीक है। अब आप कहेंगे सर दोनों में एक एक है, एक एक लीडर है। नहीं, देखो जब एक इंडिविजुअल एम्प्लॉय की बात की जा रही है तो उसे जब ऑर्डर मिल रहा है तो वो अपना होगा यूनिटी ऑफ कमांड। और जब ग्रुप को, ऑर्डर की बात नहीं कर रहे, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन में ऑर्डर की बात नहीं है, हम ऐसे इनिशिएटिव या ऐसे स्टेप्स लेंगे जिससे कि पूरा ग्रुप एक सिंगल डायरेक्शन में काम करे, उसी को हम कहेंगे प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। इज इट क्लियर? द नेक्स्ट प्रिंसिपल इज प्रिंसिपल ऑफ subordination of individual interest to general interest. That means the first priority of employee should be organizational interest. कि बात करें एम्प्लॉय जो है उसकी फर्स्ट प्रायोरिटी हमेशा और हमेशा ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट होना चाहिए, पर्सनल इंटरेस्ट को सेकेंडरी रखना चाहिए। क्योंकि अगर केवल पर्सनल ऑब्जेक्टिव को पूरा करेंगे तो ऑर्गेनाइजेशन को आपकी पूरी एफिशिएंसी नहीं मिल पाएगी, ऑर्गेनाइजेशन को जो बेनिफिट आपसे मिलने चाहिए वो नहीं मिल पाएंगे, और बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपके सामने क्रिएट हो सकती है। तो इसीलिए लोगों के पर्सनल ऑब्जेक्टिव से ऊपर चलकर हमें इस चीज को अपनाना होता है। इज इट क्लियर? कि और कैसे किया जा सकता है इस प्रिंसिपल को इम्प्लीमेंट? इस प्रिंसिपल को इम्प्लीमेंट करने के लिए हम कुछ काम करने होंगे। लाइक सबसे पहला काम होता है लीडर का। लीडर को एक एग्जाम्पलरी कंडक्ट करना होता है, मतलब अपना एक एग्जाम्पल सेट करना होता है कि देखिए मैं भी पहले ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सोच रहा हूँ, आपको भी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में ही सोचना चाहिए। अगर लीडर करता है तो जो जूनियर होंगे, सबऑर्डिनेट्स होंगे, वो अपने आप उससे मोटिवेट होकर इस ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव को पूरा करने में, ठीक है, इन्वॉल्व हो जाएंगे। सेकंड,
हमें एक ऐसा वाइजल मैकेनिज्म रखना चाहिए, एक ऐसा सिस्टम रखना चाहिए जिसमें एक एम्प्लॉय का वर्क अपने आप दूसरे एम्प्लॉय के थ्रू चेक हो सके। इससे होगा ये कि एक इंसान अपने पर्सनल ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए के साथ साथ ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव का भी बराबर ध्यान रखेगा। अगर ऐसा नहीं करेगा तो उसे पता है कि आने वाले टाइम में उसे प्रॉब्लम होगी। और थर्ड, अगर कोई एम्प्लॉय केवल पर्सनल ऑब्जेक्टिव के लिए काम कर रहा है और ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट के लिए काम नहीं कर रहा है तो उसके फिर पेनल्टीज वगैरह लगानी चाहिए, डिमोशन कर देना चाहिए, सैलरी कट कर देनी चाहिए। इस तरह से कुछ हमें एक एग्जांपल सेट करने होंगे ताकि लोग पहले प्रायोरिटी अपनी ऑर्गेनाइजेशन को। इज इट क्लियर? नाउ आई एम गिविंग एन एग्जांपल ऑफ इट। लाइक एक प्रोडक्शन मैनेजर है, एक मटेरियल मैनेजर है, जो भी है, हमें पता है कि प्रोडक्शन करने के लिए मटेरियल की रिक्वायरमेंट है। उसे वो रॉ मटेरियल चाहिए जो कि उसका भाई अवेलेबल करवा रहा है, या फिर एक मतलब कोइंसिडेंस भी कह सकते हैं कि जो उसका ब्रदर है उसकी वही रॉ मटेरियल की दुकान है जो कि एक उसकी बिजनेस फर्म को चाहिए। तो उसने उससे डील की कि मैं आपसे मार्केट प्राइस से हायर प्राइसेस पे गुड्स खरीदूंगा, आप बिल बनाकर देना, ठीक है। तो जो एडिशनल प्रॉफिट हो रहा है उसमें हम दोनों का इक्वल पार्टिसिपेशन होगा। अब एम्प्लॉय ने जो है वो पर्सनल प्रॉफिट के बारे में सोचा, ऑर्गेनाइजेशनल प्रॉफिट के बारे में नहीं सोचा है, तो ऐसे केस में हमें उसको बाउंड करना चाहिए। कैसे पता लगेगा? जब मार्केटिंग मैनेजर जो होगा उसके पास इंफॉर्मेशन होती है मार्केट से रिलेटेड कि कस्टमर क्या चाहता है, नहीं चाहता है, सप्लायर्स कौन कौन से हैं, क्या क्या प्राइसेस पर दे रहे हैं, तो इसकी रिपोर्ट अपने आप पता लग जाएगी कि हाँ ये हायर प्राइसेस पे खरीदे गए हैं और एम्प्लॉय ने केवल अपने इंटरेस्ट को ध्यान में रखा है। इज इट क्लियर? सो दिस प्रिंसिपल हेल्प्स इन मेकिंग द कोऑर्डिनेशन अमंग द रिसोर्सेज, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा एम्प्लॉयज रेम्यूनरेशन। आज का जो हमारा है थर्ड प्रिंसिपल वो है एम्प्लॉय रेम्यूनरेशन। रेम्यूनरेशन मींस, देखो सैलरी रेम्यूनरेशन में क्या डिफरेंस है? सिंपल सा है, सैलरी जो है वो फिक्स्ड होती है, रेम्यूनरेशन इंक्लूड्स इंसेंटिव्स टू, लाइक जो परक्यूसिट्स है, अलाउंसेस हैं जो आपको अलग से दिए जा रहे हैं, ठीक है, तो वो भी हमारे रेम्यूनरेशन का पार्ट होता है। या फिर पार्ट ऑफ प्रॉफिट आपको दिया जा रहा है, लाइक एक मैनेजर को सेल्स मैनेजर को कहा जाता है जितनी सेल करोगे उसका इतना परसेंट आपका होगा, तो जो उसे मिलेगा उसे को हम कहेंगे रेम्यूनरेशन। नाउ अब सिंपल सी बात है कि रिसोर्सेस कितने भी अच्छे क्यों ना हो उन्हें यूटिलाइज करता है ह्यूमन रिसोर्स, और अगर ह्यूमन रिसोर्स ही सेटिस्फाई नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि आपने उसे फेयरली रेम्यूनरेट नहीं किया, उसे जितना वर्क किया उतना उसे पे नहीं किया, हार्ड वर्क करने पर भी उसे पेमेंट नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में एम्प्लॉय डिससेटिस्फाई हो जाएगा। एक डिससेटिस्फाइड एम्प्लॉय कभी भी अपनी 100% एफिशिएंसी से काम नहीं करता है, प्लस वो मिस यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज करेगा जिसका नुकसान ऑर्गेनाइजेशन को उठाना पड़ सकता है। इसका एक और भी हो सकता है कि एम्प्लॉय छोड़कर चला जाएगा। अगर एम्प्लॉय छोड़कर जाएगा तो इसका नुकसान क्या होगा? एम्प्लॉय टर्नओवर बढ़ता है। टर्नओवर मींस नए एम्प्लॉय को लाने के, उसके ट्रेनिंग के, सिलेक्शन के बहुत सारे मेथड्स होते हैं, इस पर जो खर्चा पानी होगा उसको हम एम्प्लॉय टर्नओवर कहते हैं, तो ये आपको उठाना पड़ सकता है, ठीक है। तो इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि अगर आप इस प्रिंसिपल को इंप्लीमेंट करते हैं तो एम्प्लॉय सेटिस्फाइड रहेंगे, सेटिस्फाइड एम्प्लॉय अपनी पूरी एफिशिएंसी के साथ काम करते हैं। इज इट क्लियर? नाउ द नेक्स्ट प्रिंसिपल इज प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रलाइजेशन। Principle of centralization. Centralization means when power is concentrated in few hands, it is called centralization. When power is distributed from top to lower level of management, it is called decentralization. Is it clear? अब अगर सिंपल सी बात करें, पावर को जब हमने टॉप से लेकर, लाइक शेयर होल्डर्स ने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को दी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने सीईओ को दी, सीईओ ने जनरल मैनेजर को, जनरल मैनेजर ने डिपार्टमेंटल मैनेजर को, डिपार्टमेंटल मैनेजर ने प्लांट सुपरिटेंडेंट, प्लांट सुपरिटेंडेंट ने सुपरिटेंडेंट, सुपरवाइजर
से लोअर तक हमने क्या कर दी, पावर डिस्ट्रीब्यूट कर दी। दिस प्रोसेस कॉल्ड डिसेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन मींस जब सारे डिसीजन टॉप लेवल मैनेजमेंट लेगा, आपके पास कोई अथॉरिटी नहीं है, कुछ नहीं है, तो हम उसको कहते हैं सेंट्रलाइजेशन। नाउ द प्रिंसिपल इज, हमारी बुक में केवल सेंट्रलाइजेशन लिखा हुआ है, जबकि पूरा नाम है प्रिंसिपल का, प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। दैट मींस कि एक छोटी मोटी ऑर्गेनाइजेशन लाइक एक नॉर्मल सोल प्रोप्राइटरशिप है, वहां सेंट्रलाइजेशन सफिशिएंट है, कोई इशू नहीं है, कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। क्यों? क्योंकि एक सिंगल ऑर्गेनाइजेशन को एक अकेला इंसान मेंटेन कर सकता है, ठीक है। लेकिन एक एमएनसी, एक नेशनल लेवल के ऑर्गेनाइजेशन में आप सेंट्रलाइजेशन नहीं लगा सकते, क्योंकि आपको अथॉरिटी देनी पड़ेगी अगर आप चाहते हैं तो पूरी ऑर्गेनाइजेशन। लाइक मुकेश अंबानी अकेला पूरे इंडिया के लिए या पूरे नेशंस के लिए जितनी भी मल्टीनेशनल कंपनीज उसने खोल रखी है, अकेला सारे डिसीजन नहीं ले सकता। लाइक उसे अपने डिस्ट्रिक्ट जोनल हेड्स बना रखे हैं, ठीक है, रीजनल हेड्स बना रखे हैं, तो ये बनाने जरूरी है, उन्हें पावर देनी भी जरूरी है। अगर नहीं देगा तो आप सोचिए कितना वर्कलोड होगा, वो अकेला डिसीजन नहीं ले सकता सारे, तो डिसेंट्रलाइजेशन होना भी जरूरी है। नाउ अब कम टू द पॉइंट, प्रिंसिपल क्या कहता है? प्रिंसिपल ये कहता है सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन कि देयर मस्ट बी अ बैलेंस बिटवीन सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। दैट मींस कि कुछ कंट्रोलिंग पावर का तो सेंट्रलाइजेशन कर दो, मेन जो कंट्रोलिंग पावर है कंपनी की वो तो आप सेंट्रलाइज कर दो, बाकी जो अथॉरिटी आपको देनी चाहिए वर्क से रिलेटेड उसे आप डिसेंट्रलाइज कर दो। तो अगर सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन का बैलेंस होगा तो ये बेनिफिशियल होगा ऑर्गेनाइजेशन के लिए। इज इट क्लियर? द नेक्स्ट इज स्केलर चेन। ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है अपना, जिसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन। स्केलर चेन मींस चेन ऑफ कम्युनिकेशन, चेन ऑफ कमांड, कि एक ऐसी चेन या एक ऐसी हायरार्की जिसमें डिफाइन किया जाता है कि आपका सीनियर कौन है, आपका जूनियर कौन है। दैट मींस कि आपको ऑर्डर्स कहां से मिलेंगे, आपको रिपोर्ट कहां करनी है, ऐसे चेन सिस्टम को हम कहते हैं स्केलर चेन। क्यों बनाई जाती है स्केलर चेन? इसलिए बनाई जाती है ताकि आपको क्लियरली पता रहे कि आपका सुपीरियर कौन है, आपके सामने मिसअंडरस्टैंडिंग्स नहीं हो, ठीक है, और डिसिप्लिन मेंटेन रहे। जस्ट फॉर एन एग्जांपल, जैसे कि क्लास में अगर टीचर नहीं होता था, अभी तो जैसे लाइव चल रही है, वीडियोस भी अवेलेबल हो रहे हैं, लेकिन जैसे कि हम बात करें जब आप हमारे सामने बैठे होते तो क्लास में टीचर नहीं है, स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम है, तो सीधा इस थोड़ी ना कि हेड ऑफिस चले जाएंगे। पहले क्या करना होता, मॉनिटर करेगा टीचर को, टीचर देन आपके ऑफिस में, अगर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो फिर वो हेड ऑफिस भी भेज जाएगी। तो ये एक सिस्टम बना रखा है हमने चेन सिस्टम का। वैसे ही ऑर्डर्स कहाँ से आते हैं, ठीक है, लाइक डायरेक्टर से देते हैं, देन मैम के पास आते हैं, देन हमारे पास आते हैं, देन हम आपको इन्फॉर्म कर देते हैं। ये चेन सिस्टम बना रखा है ताकि डिसिप्लिन मेंटेन रहे, हायर लेवल पर ज्यादा रश नहीं हो, ठीक है, केवल इंपॉर्टेंट मैटर ही डिस्कस करें। क्यों? क्योंकि उनके पास बहुत लिमिटेड टाइम होता है और उसमें ही उन्हें बहुत इंपॉर्टेंट वर्क करने होते हैं, तो इसीलिए इस सिस्टम को बनाया गया है। लाइक मैं आपको एक डायग्राम के चार्ट के थ्रू समझाना चाहता हूँ, ठीक है, जो कि हमारी बुक में नहीं गिवन है बट नोट्स में गिवन है, जो कि मैंने आपको दिए। ठीक है, इस चार्ट में हम लोग देख सकते हैं कि एक चेन सिस्टम है। लाइक अगर ए को ऑर्डर देना है इस डिपार्टमेंट को, ठीक है, तो ए देगा अपना बी को इंफॉर्मेशन, बी देगा सी को, सी देगा डी को। इस तरह से चेन सिस्टम फर्दर कंटिन्यू होती रहेगी, ठीक है, लास्ट लेवल ऑफ मैनेजमेंट। वैसे अगर डी को बात करनी है तो डी बात करेगा सी से, सी बात करेगा बी से, बी बात करेगा ए से। अब बात करें डिपार्टमेंट्स चेंज हो रहे हैं, लाइक डी को बात करनी है क्यू से, तो सेम प्रोसीजर होगा। ऐसा नहीं होगा कि डी सीधा ई के पास चला जाएगा बात करने के लिए, सिंपल सा प्रोसीजर है। डी बात करेगा सी से, सी बात करेगा बी से, बी बात करेगा ए से, ए बात करेगा बी से, बी बात करेगा क्यू से। और जब क्यू रिप्लाई करेगा वो सेम प्रोसीजर से करेगा, क्यू करेगा पी को रिपोर्ट, पी करेगा ए को रिपोर्ट, ए बी को, बी सी को और सी डी। तो आप कहोगे सर ये बहुत लेंथी प्रोसेस है, देखने में बहुत लेंथी लग रहा है, लेकिन क्या होता है कि मेल जो होती है वो फॉरवर्ड होती है इस तरीके से। मतलब डिजिटलाइजेशन में होता है, ऐसे पेपर वर्क नहीं होता है कि मैं किसी को कहूंगा फिर वो जाएगा, ऐसा नहीं होता है, ठीक है।
मेल जो जाती है वो इस तरह से रेफरेंस को जो मीडिएटर्स होते हैं बीच में लेकर फिर की जाती है, ठीक है। इस तरह से कम्युनिकेशन सिस्टम किया जाता है। नाउ कि सर अगर इन केस ऑफ इमरजेंसी कोई दूसरा मेथड भी है, यस, कि इन केस ऑफ इमरजेंसी सेम लेवल के एम्प्लॉय, ध्यान रखना सेम लेवल होना जरूरी है। अगर हायर अथॉरिटी या लोअर पे तो आप बात नहीं कर सकते, लाइक सी और क्यू सेम लेवल पर। अगर इस केस में सी को कोई इमरजेंसी है और कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए, कुछ बात करनी है क्यू से, तो वो बात कर सकता है, बस एक जने की अप्रूवल लेनी होगी जो कि उसका सुपीरियर होगा बी, और बी की परमिशन से जब ये क्यू से बात करेगा तो इसको हम कहेंगे गैंग प्लान, ठीक है। तो इस चीज को हम कहते हैं गैंग प्लान। इज इट क्लियर? सो दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन। इस प्रिंसिपल की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस है क्योंकि मतलब आज तक में जितना भी बार पूछा गया सबसे ज्यादा यही क्वेश्चन पूछा गया है। 4 मार्क्स तक में अकेला सिंगल क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो इसे अच्छे से प्रिपेयर करना है। फिर भी अगर कोई डाउट है तो यू कैन आस्क थ्रू व्हाट्सएप। इज इट क्लियर? आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू।